4 मई 1799 श्रीरंगपट्टनम का किला आग से जल रहा था। चारों तरफ शोर शराबा, रोना और तलवारों की आवाज गूंज रही थी। गोरों की सेना किले के अंदर घुस चुकी थी, लेकिन एक लड़का अभी भी वहां लड़ रहा था, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू को पहले ही वार्निंग दी गई थी कि ब्रिटिश सेना कभी भी किले की दीवार तोड़कर किले के अंदर आ सकती है, इसलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ। लेकिन टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, 100 साल की गुलामी से अच्छा मैं एक दिन की जिंदगी पसंद करूंगा। और ये जंग टीपू सुल्तान की आखिरी जंग बन गई। टीपू सुल्तान ने 32 साल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार अंग्रेजों से लड़ाई करी, लेकिन फिर एक गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान की मौत हो गई। और ये गद्दार कोई और नहीं बल्कि टीपू सुल्तान का ही एक खास आदमी था, जिसके बारे में जानकर आपको बंगाल के मीर जाफर का धोखा भी छोटा लगेगा। आज मैं आपको टीपू सुल्तान की आखिरी जंग और उसके साथ हुई गद्दारी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई आस्तीन का सांप टीपू सुल्तान को धोखा ना देता तो क्या अंग्रेज किला जीत पाते? इन सारी चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपको अपनी हिस्ट्री ही नहीं पता होगी तो आप खुद को कैसे पहचानोगे। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं द लास्ट बैटल ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू मशहूर का सुल्तान था। टीपू सुल्तान के काम की वजह से हमेशा किसी न किसी बात पर बहस चलती रहती थी, क्योंकि कहा जाता है टीपू सुल्तान एक कट्टर मुस्लिम थे और वो अपना हर फैसला इस्लाम से रिलेटेड लेते थे। लेकिन ये हर कोई मानता है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था। अंग्रेज टीपू सुल्तान से डरते थे, क्योंकि टीपू खुद भी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सुल्तान बने थे, क्योंकि टीपू सुल्तान के पापा को अंग्रेजों ने ही मारा था और टीपू भी उसी युद्ध में थे। इसलिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक बहुत पावरफुल सेना खड़ी करी। टीपू सुल्तान के पास बहुत ज्यादा हैवी रॉकेट थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों को काफी बार बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। इस काम के लिए उसने फ्रांस से मदद भी ली थी। उसने काफी बार अंग्रेजों को धूल चटाई। उसने अपनी लाइफ के 32 साल अंग्रेजों से लड़ने में गुजार दिए और उसके बाद 1798 में अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया जिसे वो टीपू सुल्तान को मार सके, और इसमें अंग्रेजों का साथ दिया मराठाओं और निजाम ने। लेकिन टीपू सुल्तान का सलाहकार अभी भी टीपू सुल्तान के साथ था। लेकिन मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के लिए सलाहकार भी बहुत बड़े लेवल पर जिम्मेदार हुआ। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये गद्दार था कौन और इसने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी क्यों की? ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा, जब अंग्रेजों ने इतनी सारी रियासतों को अपने साथ कर लिया था तो आखिर टीपू सुल्तान अंग्रेजों से क्यों लड़ रहे थे? टीपू सुल्तान का जन्म सन 1951 में हुआ था और वो बचपन से ही अंग्रेजों के काम करने का तरीका देख रहे थे, क्योंकि अंग्रेज पहले तो किसी भी रियासत से दोस्ती करते थे और धीरे धीरे वफादार बनकर वहां अपने रूल ले आते थे और उस रियासत पर कब्जा कर लेते थे। ऐसे ही मशहूर पर भी अंग्रेजों की नजर थी और वो हमेशा मशहूर को कब्जाने की सोचते रहते। इसलिए टीपू सुल्तान ने 32 साल में अंग्रेजों से 4 बार जंग लड़ी। हर जंग में उसने अंग्रेजों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। सन 1766 में उसने अपने पापा हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। इस जंग में उसने कुल 16 साल की उम्र में ही कर्नाटक पर कब्जा कर लिया और कर्नाटक की राजधानी मद्रास पर इतनी तेजी से हमला करा कि मद्रास में बैठे अंग्रेजों के गवर्नर को नाव से भागना पड़ा। 19 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को धूल चटा दी और उनकी हवा टाइट कर दी। इस जंग में हैदर अली जीत गया, लेकिन उनमें और अंग्रेजों में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई। सन 1779 में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर फिर से अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। ये दूसरी मशहूर जंग थी। यहाँ भी टीपू सुल्तान ने एक ऐसी जीत ली कि सारे अंग्रेजों में हलचल मच गई। इस युद्ध में पोलीलूर की लड़ाई भी बहुत मशहूर है, क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान ने 3500 सिपाहियों और अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था। लेकिन इसके 2 साल बाद हैदर अली की कैंसर की वजह से मौत हो गई। इस वजह से टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जंग रोक दी। लेकिन पोलीलूर की लड़ाई में उसने एक खिलौना बनवाया जिसमें एक बाघ एक अंग्रेज को खा रहा था और उसके अंदर साउंड निकलने की आवाज भी थी, जिसमें अंग्रेजों का डर साफ दिखता था। ये टीपू सुल्तान का
खास खिलौना था और ये काफी ज्यादा फेमस भी है। इस खिलौने की वजह से ही उन दोनों में जंग रुकी नहीं। उसके बाद उनकी तीसरी जंग हुई और टीपू सुल्तान का राज्य आधा हो गया, क्योंकि इस जंग में टीपू सुल्तान को बुरी हार मिली। इसी हार की वजह से टीपू सुल्तान से गद्दारी का रास्ता शुरू हुआ। मैसूर पर जब टीपू सुल्तान की हार हुई तो लोगों को लगा कभी भी अब अंग्रेज मैसूर पर हमला कर कर उस पर कब्जा कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है, मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान काफी कमजोर हो गया था। बुरी हालत में हमेशा अपने ही धोखा देते हैं और ऐसा ही सेम टीपू सुल्तान के साथ हुआ। जैसे ही टीपू सुल्तान कमजोर हुआ तो टीपू सुल्तान के अपनों ने ही अंग्रेज से हाथ मिला लिए और उन सबके बीच एक टीपू सुल्तान का बहुत ज्यादा वफादार आदमी भी था, जिसकी वजह से सिर्फ टीपू सुल्तान की हार नहीं हुई बल्कि उसकी जान भी चली गई। इस गद्दारी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और टीपू सुल्तान काफी कमजोर होने के बाद भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार था। इसी बीच सन 1798 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों ने सुलह करने की कोशिश की, लेकिन दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि सुलह होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब बात हाथ से निकल चुकी थी। इसलिए उन दोनों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। जैसे अंग्रेजों ने तैयारी कर ली थी, उसे साफ दिख रहा था कि अंग्रेज अब इस जंग को नहीं हारेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने काफी बड़ी बड़ी टुकड़ियां बनाई और उन टुकड़ियों को दो हिस्सों में बांट दिया। उनकी सेना लगभग 30,000 से ज्यादा की थी। उधर टीपू सुल्तान का राज आधा हो चुका था, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान के पास लगभग 30,000 के सिपाही थे। अभी तक तो दोनों साइड बराबर थी, लेकिन फिर हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और अपनी 16,000 की सेना अंग्रेजों को दे दी। इसकी वजह से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और अंग्रेजों ने अब ठान लिया था 3 जंग हारने के बाद अब वो मैसूर पर कब्जा कर ही लेंगे। इसलिए उन्होंने 2 साइड से अटैक करने की प्लानिंग बनाई और इनके लिए उनके पास थी 2 टुकड़ियां। उसके बाद 11 फरवरी को मद्रास सेना 21,000 सैनिक के साथ मैसूर की ओर निकल गई। टीपू सुल्तान की तरफ से भी एक सेना निकल गई जिसमें करीबन 6,000 सिपाही थे। 28 फरवरी को ये सेना एक दूसरे के सामने आ गई। इस बात का पता टीपू सुल्तान को भी चल गया, इसलिए वो भी जंग के लिए तैयार हो गया और उसने जंग से पहले ही आसपास के गांवों को तबाह कर दिया, जिससे कोई भी चीज अंग्रेजों के हाथ न लगे। उसके बाद 26 मार्च को उन दोनों के बीच जंग हुई। ये जगह टीपू सुल्तान से अभी भी 25 किलोमीटर दूर थी। पहले तो टीपू सुल्तान को इस जंग में जीत मिली, लेकिन निजाम की 16,000 की सेना की वजह से उसे अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा। ये जंग मार्च में शुरू हुई, जिसमें कई बार टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को पीछे हटाया और कई बार अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को। लेकिन अभी भी टीपू सुल्तान को ये लग रहा था कि वो जंग जीत जाएगा, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि उसके सामने एक ऐसा धोखेबाज आने वाला है जो इस जंग के मुख को मोड़ देगा। और वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि टीपू सुल्तान का ही वफादार मीर सादिक था। मीर सादिक कोई और नहीं, वो एक सिया था और टीपू सुल्तान का मंत्री था, बल्कि उससे भी ज्यादा था, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की सेना थी और वो टीपू सुल्तान का बहुत ज्यादा खास था। टीपू सुल्तान का हर प्लान मीर सादिक को पता था, इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान से हमेशा एक कदम आगे थे। लेकिन टीपू सुल्तान को इस बात का नहीं पता था कि मीर सादिक उसको धोखा दे रहा है और ये लड़ाई होते होते मई तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने मई की शुरुआत में टीपू सुल्तान को हर जगह से घेर लिया। 3 मई 1799 में अंग्रेजों ने तोपों से गोलीबारी करी, जिसकी वजह से दीवार टूट गई और उसके अंदर जाने की छोटी सी जगह बन गई और अंग्रेजों ने उस दीवार से अंदर जाने का फैसला करा। अंग्रेजों के 5,000 सैनिक टीपू सुल्तान की सेना से बचने के लिए झाड़ी में छुप गए और अपने एक आदमी के इशारे का इंतजार करने लगे। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि टीपू सुल्तान का ही खास मीर सादिक था। मीर सादिक ने अंग्रेजों को छुपाने के बाद टीपू सुल्तान की सेना को बोला कि तुम्हें टीपू सुल्तान सैलरी देने के लिए बुला रहे हैं। इसी वजह से सेना की पकड़ किले पर कमजोर हो गई और अंग्रेज मौका देखते ही किले के अंदर घुस गए। किले के अंदर घुसने के बाद ही टीपू सुल्तान को एक और झटका लगा,
जिसमें टीपू सुल्तान का एक वफादार कमांडर शहीद गफ्फार अंग्रेजों की तोफ का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। जैसे ही गफ्फार की मौत हुई तो किले के गद्दार सिपाहियों ने अंग्रेजों के सामने व्हाइट रुमाल हिलाना शुरू कर दिया। ये भी एक प्लान का हिस्सा था जिसमें ये तय था जब सिपाही व्हाइट रुमाल हिलाएंगे तो अंग्रेज किले के अंदर हमला कर देंगे। उसके बाद अंग्रेजों की बची हुई सेना भी किले के अंदर आ गई और उन्होंने किले की टूटी हुई दीवार पर सिर्फ 7 मिनट में ही अपना झंडा लहरा दिया। उसके बाद दोबारा उनकी सेना 2 हिस्सों में बट गई और टीपू सुल्तान की सेना ने अंग्रेजों से बहुत बहादुरी से जंग लड़ी और उन पर भारी पकड़ बनाए रखी। सेना के साथ ही टीपू सुल्तान भी उस जंग में लड़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने वहां अंग्रेजों की सेना को हरा दिया। उसके बाद 4 मई की सुबह को टीपू सुल्तान ने उस टूटी हुई दीवार को सही करने के लिए बोला और नहाने के लिए चले गए। सुबह ही टीपू सुल्तान के ज्योतिष ने उनसे कहा था कि ये दिन तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, इसलिए तुम्हें सुबह से शाम तक अपनी सेना के साथ ही रहना है। नहाने के बाद टीपू सुल्तान ने गांव के लोगों को पैसे बांटे और कनपटना के कुछ पंडितों को उन्होंने एक हाथी, तिल का बोरा और 200 रुपए का दान दिया। दूसरे ब्राह्मणों को भी टीपू ने एक काला बैल, एक काली बकरी और काले कपड़ों से बनी पोशाक और 90 रुपए दिए और तिल से भरे लोटे का एक बर्तन भी दिया। उससे पहले उन्होंने उस तिल में अपनी परछाई देखी क्योंकि उनसे कुछ ज्योतिष ने कहा था कि ऐसा करने से शायद ये मुसीबत टल जाए। जब रात हुई तो टीपू सुल्तान वापस आए और उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। इसी टाइम पर टीपू सुल्तान को पता चला कि कमांडर शहीद गफ्फार इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उन्होंने खाने को छोड़ा और वहां चल दिए जहां से किले की दीवार टूटी हुई थी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने वहां अपना झंडा लहरा दिया था और वो किले के बाकी हिस्सों में भी थोड़ा थोड़ा कब्जा कर रहे थे। मतलब साफ था कि टीपू सुल्तान धीरे धीरे हार रहे थे। लेकिन अगर टीपू सुल्तान चाहते तो वो युद्ध का मैदान छोड़कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ना चुना। आधी लड़ाई लड़ते लड़ते ही टीपू सुल्तान काफी घायल हो गए। उनके सैनिक टीपू सुल्तान को भाल ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अभी तक वहां का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया था। उस टाइम टीपू सुल्तान को राजा खान ने सलाह दी कि वो अंग्रेजों से सुलह कर ले, लेकिन टीपू सुल्तान ने ये सलाह नहीं मानी। उसने बंदी बनने की जगह मौत को पसंद किया। उस किले में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को घेर लिया और उसे उसकी तलवार छीनने की कोशिश की। टीपू सुल्तान अब बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उनकी हालत बिल्कुल बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसने फिर भी उस अंग्रेज के सर पर वार किया और उसके बाद फिर उसने जैसे ही दूसरे अंग्रेज को मारने की कोशिश की तो एक अंग्रेज ने टीपू सुल्तान के सर पर तलवार से वार किया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान मर गए। लेकिन वो अंग्रेज अभी भी ये नहीं जानता था कि ये टीपू सुल्तान है, क्योंकि उसने कभी उन्हें देखा ही नहीं था। इस तरह टीपू सुल्तान की मौत हो गई, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का पता ही नहीं चला कि टीपू सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंग्रेजों की सेना किले के अंदर टीपू सुल्तान को ढूंढने लगी, लेकिन टीपू सुल्तान वहां नहीं मिले। उसके बाद अंग्रेजों के गवर्नर को एक अंग्रेज वहां ले गया जहां उसने टीपू सुल्तान को आखिरी बार देखा था। अंग्रेज का गवर्नर जब टीपू सुल्तान को देखने गया कि टीपू सुल्तान की अब डेथ हो गई है, तो वो टीपू सुल्तान की बॉडी को उठाकर दरबार में ले गए और सारे राज्य में ये बात पहुंचा दी कि टीपू सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद टीपू सुल्तान की डेड बॉडी को लाल बाग में हैदर अली के बराबर में दफनाया गया। उसके बाद उन लोगों में 5000 रुपए बांटे गए जो टीपू सुल्तान के जनाजे में शामिल हुए थे। इस तरह अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया और उसके बाद टीपू सुल्तान का परिवार दर दर भटकने पर मजबूर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे एक और रियल स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।